हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है निशा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में नेम पूछते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम निशा है और चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस। बाकी अभी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, मतलब लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ वीडियोज़ ही अपलोड कर रही हूँ और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये क्वेश्चन आंसर वीडियो, इसे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए कम से कम 4 उपयुक्त बहुविकल्पीय वाक्यों की रचना करें। मतलब ये कि इन चारों में से हमें कोई एक जो है चूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम का देखते हैं। जब आप एक नई पोशाक खरीदें, जब आप कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो इनमें से आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे समझते हैं? मतलब क्या सोच के आप उस कपड़े को खरीदते हैं, क्या देखते हैं? उसका मूल्य, मतलब प्राइस, उसकी दिखावट देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है, कपड़ा देखते हैं, थर्ड कपड़ा, और फोर्थ या फिर उसकी ब्रांड देखते हैं। तो मैं अपनी बताऊं तो मैं देखती हूँ कि कपड़ा कैसा है या फिर उसका प्राइस, और प्राइस के अकॉर्डिंग ही मैं बाकी चीज़ें भी देखती हूँ। अब आप क्या देखते हैं इसमें से? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ब्रांड पे मरते हैं, चाहे वो सड़ा सा हो, बस ब्रांड नाम ही होता है तो ले लेते हैं। तो आपको इन चारों में से जो ठीक लगे वो कर लेना, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं खा, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं? देखिए, इनमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं ये चारों इस टाइप के हैं कि आप किसी पे भी आंसर टिक कर देंगे तो वो करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा आपसे जा रहा है तो आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से बताएंगे। तो मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करती नहीं हूँ, मेरा सारा काम मोबाइल पे हो जाता है। आप कितनी बार इस्तेमाल करते हैं इसमें बता देना, ठीक है। निम्नलिखित में से आप किस समाचार पत्र को नियमित रूप से पढ़ते हैं? तो देखिए, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, मैं अपनी बताऊं तो मैं न्यूज़पेपर जब कोई ज़्यादा ही खास न्यूज़ होती है जो सब में फैल चुकी होती है, वायरल न्यूज़, तो मैं देख लेती हूँ न्यूज़, वरना मैं तो पढ़ती नहीं। अब आप कौन सी पढ़ते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, या कोई भी नहीं? तो आप बता दीजिए इसमें से कि जो भी आप पढ़ते हैं, या कोई भी नहीं पढ़ते तो कोई भी नहीं। तो मैं इनमें से वैसे भी कोई भी नहीं पढ़ती। अगर मैं समटाइम्स पढ़ती भी हूँ तो मैं एनबीटी न्यूज़ पढ़ती हूँ, ठीक है। अब हम इसमें घा देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि क्या न्यायोचित है? न्यायोचित मतलब ये एक न्याय है, ये जो पेट्रोल में जो वृद्धि हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्या ये न्याय है? तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा लोगों पे जो है फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जो आने जाने में जो लागत लगती है चीज़ों की वो भी महंगी हो जाती है। तो हाँ, ये न्यायोचित नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। अब आपको ये न्यायोचित लगता है तो आप इस पर हाँ भी कर सकते हैं। ये घा है, ठीक है। कि आप इससे सहमत हैं? तो मैं कहूँगी नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं थर्ड वाला कहूँगी। और एक और है इसमें, कुछ नहीं कह सकते फोर्थ में। फर्स्ट है सहमत है, सेकंड कुछ हद तक सहमत, थर्ड असहमत, और फोर्थ कुछ नहीं कह सकते। तो आपको इसमें से क्या लगता है आप कीजिए, बाकी मैं तो असहमत हूँ, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं डा, मतलब अड़ा खाली, आपके परिवार की मासिक आमदनी कितनी है? तो देखिए, मैं नहीं बता रही मेरी आमदनी कितनी है, आपको इसमें से अपनी जो लगती है, 1 लाख से कम, 1 और 5 लाख से ज़्यादा, 5 या 10 लाख के बीच, चारों में से जो भी आपको अपनी आमदनी के हिसाब से फिट बैठता है उस पर आप टिक लगा दीजिए। और बाकी मैं नहीं बता रही भाई अपनी आमदनी, मेरी आमदनी तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग हाय मार दोगे, उस पर नज़र मार दोगे, ठीक है। ये सिर्फ एक मजाक था, ठीक है। आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्या इन्होंने बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं? सारे ऐसे ही हैं। देखिए, का, इसमें से हाँ नहीं के साथ हमें अपना आंसर बताना है। क्या आपको फिल्में देखना पसंद है? तो हाँ, मुझे तो समटाइम्स पसंद है, आप बता देना पसंद है या नहीं, ठीक है। खा पे आते हैं। यदि आपका मित्र परीक्षा में नकल कर रहा है तो आप क्या करेंगे? अध्यापकों को बताएंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैं सोचूंगी उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं। आपको जो लगता है, आपको अगर अपने दोस्त से बदला लेना है तो बता देना, ठीक है। गा, क्या आप शादीशुदा हैं? तो बता देना आपने किस किस ने 10th के बाद 11th में ही शादी कर ली है, ठीक है। और घा, क्या आप कार्यरत हैं? मतलब आप कुछ काम करते हैं स्कूल के साथ साथ? तो बता देना अगर कुछ करते हैं तो, ठीक है, मैं तो करती हूँ भाई। और अड़ा खाली, क्या आपके पास कोई वाहन है, मतलब गाड़ी है? नो यार, नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ हस्बैंड के पास है, खुद के पास नहीं है। ये तो इन्होंने मेरा दिल दुखाने वाला क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे गाड़ी चाहिए अपनी पर्सनल। आपके पास है या नहीं बता देना इसमें, ठीक है। चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मजाक बहुत हो गया। सही विकल्प को चिन्हित करें, इसमें भी यही करना है, सही गलत लगाना है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही विकल्प को चिन्हित करें, इसमें भी हमें सही गलत पूछना है, मतलब सही गलत बताना है। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, बताइए। अनेक स्रोत होते हैं? हाँ होते हैं। बहुत टाइप के स्रोत नहीं होते, हम आंकड़े किसी भी प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं, घर घर जाके, टेलीफोन पे, डाक से, ऐसे, मतलब बहुत टाइप होते हैं ना। तो ये सही है कि आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं। खा,
आंकड़ा संग्रह के लिए टेलीफोन सर्वेक्षण सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। क्या वो सबसे उपयुक्त विधि है जो टेलीफोन से करते हैं? क्योंकि विशेष रूप से जहाँ पर जनता निरक्षर हो, मतलब जनता पढ़ी लिखी ना हो और दूर दराज के जो बड़े बड़े इलाके होते हैं जहाँ पे जाना मुश्किल होता है, ऐसे इलाके में हो तो टेलीफ़ोन वाली विधि बिल्कुल सही है। हाँ, इस हिसाब से टेलीफ़ोन वाली विधि जो है वो बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है, तो वहाँ पे टेलीफ़ोन वाली विधि अच्छी रहती है। उससे जो है टाइम की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम गा पे आते हैं कि सर्वेक्षण जो होता है, मतलब सर्वे, शोधकर्ताओं द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। जो पहली बार में जो इकट्ठा करता है ना, वो प्रथम आंकड़े कहलाते हैं। फिर जब वो आंकड़े किसी और को दे देता है तब वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो ये गलत कह रहे हैं, वो द्वितीयक आंकड़े नहीं प्रथम आंकड़े होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अब हम घा पे आते हैं। गा के बराबर में देखिए घा लिखा है, प्रतिदर्श के अयादृच्छिक चयन में पूर्वाग्रह मतलब अभिनीति की संभावना रहती है। यहाँ पे देखिए, हमें क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि प्रतिदर्श होता क्या है। तो प्रतिदर्श एक तरीके का नमूना होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से हमें मानना है कि यहाँ की औसत वो जो है लोगों की औसत क्या लगाएं, औसत कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों के बाल कैसे होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के काले होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि सभी के काले होते हैं, या फिर इंडिया में ज़्यादातर लोगों की हाइट कितनी होती है, लड़कियों की हाइट 5'3" के करीब होती है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सबकी 5'3" होती है। किसी की 5'4", 6 फीट तक भी हो जाती है। कई बार हाइट रोकनी भी पड़ती है दवाइयों से, कम भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर 5'3", 5'4" रहती है। ठीक है, तो प्रतिदर्श वो होता है। वैसे मैंने आपको वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर से अलग चैप्टर की वीडियोस में मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। एक तरीके का नमूना जिसके हिसाब से हम औसत निकाल के सबको उसी गिनती में लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये हमसे कह रहे हैं कि जो शोधकर्ता द्वारा यहाँ पे प्रतिदर्श के अयादृच्छिक चयन में, जब प्रतिदर्श का जो अयादृच्छिक चयन होता है, मतलब ऐसे ही ले लेते हैं, चयन में पूर्वाग्रह मतलब अभिनीति की संभावना रहती है। और पूर्वाग्रह मतलब होता है जो पहले से ही निश्चित कर रखा हो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इसमें जो पहले से ही निश्चित आंकड़े कर रखे हैं उनको लेने की संभावना रहती है, नहीं होती, तो ये गलत है। ठीक है, और अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर इस पे देखिए, अड़ा खाली पे, आप प्रति चयन की जो त्रुटियाँ होती हैं, मतलब उनमें जो गलतियाँ होती हैं, उनको हम एक बड़ा प्रतिदर्श मान के, एक बड़ा नमूना मान के उससे हम काम ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एक हम बड़ा नमूना मान के, मतलब सब कुछ उसे ही मान के हम उससे काम ले सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में आप क्या सोचते हैं। मतलब कि ये प्रश्न ठीक से पूछे गए भी हैं या नहीं, और नहीं पूछे गए ठीक से तो हमें खुद बताना है कि इसमें क्या समस्या है। ठीक है, इन प्रश्नों में हमें क्या समस्या दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो कैसे दिखाई दे रही है, वो सब बताना है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो कि मेरे पड़ोसी आसपास के म्यूज़िक बजा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे का में पूछा गया है, आप अपने सबसे नज़दीक के बाज़ार से कितनी दूर रहते हैं। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, ऐसे तो ये पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो आप बता देना कि कितने दूर रहते हैं। कोई 1 किलोमीटर या 2 मीटर पे ही रहता है, या बिल्कुल नज़दीक में रहता है, इनफैक्ट कोई मार्केट में ही रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ही बताना है कि आपके घर से बाज़ार कितनी दूर है। अब हम खा यहाँ पे देखेंगे, यदि हमारे कूड़े में प्लास्टिक की थैलियों की मात्रा 5% है तो क्या इन्हें निषेधित किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। मतलब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए जाने चाहिए, एक तो हाँ में और दूसरा नहीं में, कि निषेधित किया जाना चाहिए या नहीं। तो जिसको हाँ कहना होगा वो राइट लगा देगा, जिसको नहीं कहना होगा वो रॉन्ग पे राइट लगा देगा। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट वाले में भी हम रख सकते थे इस तरीके से, जैसे कि 1 किलोमीटर तक की दूरी पे है, या 1 किलोमीटर से कम है, या 1 से 3 किलोमीटर, 3 से 5, या फिर 5 किलोमीटर से भी अधिक। इस तरीके से हम इसमें भी रख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गा में, क्या आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप में इस तरीके से नहीं पूछा जाना चाहिए, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध करेंगे, हाँ या फिर नहीं। इसमें भी 2 विकल्प होने चाहिए। ठीक है,
जैसे कि घ हमें ये दिया हुआ है, क्या आप रासायनिक उर्वरक के उपयोग के पक्ष में हैं? तो इसमें भी जो है उपयोग होने चाहिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आप उर्वरक के उपयोग में मतलब उर्वरक यूज़ करना चाहते हैं या फिर खाद, या तो ऐसे होना चाहिए, या तो इसमें हाँ और नहीं के विकल्प होने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अड़ा, क्या आप अपने खेतों में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं? इसमें भी दो विकल्प होने चाहिए, हाँ और नहीं का, कि करते हैं या नहीं करते। और ये चा पे जो है, आपके खेत में प्रति हेक्टेयर कितनी उपज होती है, तो जितनी जिसके होती है उतनी वह उपज उसमें लिख सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें आंसर में दिया हुआ है, ये यहाँ पर नीचे फर्स्ट वाला मैंने आपको समझा दिया, ये इस तरीके से दिया हुआ कि ऐसे 4 विकल्प इसमें होने चाहिए। और ये चा पे आप देखिए 20 से 25 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर इसमें लिखा है, और बाकी जिसका खेती नहीं है तो वो लिख सकता है कि हम जो है खेती नहीं करते, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप बच्चों के बीच शाकाहारी आटा नूडल की लोकप्रियता का अनुसंधान करना चाहते हैं, मतलब एक सर्वे करना चाहते हैं कि बच्चों के बीच में जो ये जो है आटा नूडल ये कितनी यूज़ होती है, बच्चे कितना इसको खाते हैं। तो इस उद्देश्य से इसके संग्रह करने के लिए हमें जो है एक प्रश्नावली बनानी है, मतलब एक पेपर बनाना है हमें, उसमें हमें प्रश्न लिखने हैं। तो प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे बच्चे का, फिर उसकी एज लिखेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर, घर का ईमेल, उसका लिंग लिखेंगे कि वो पुरुष है या फिर स्त्री है, और फिर वेजिटेबल आटा नूडल्स का प्रयोग करते हैं या नहीं करते, हाँ या नहीं में इसको लिखेंगे। यदि हाँ है तो कौन सी ब्रांड का खाते हैं ये लिखेंगे। मतलब एक प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए वो हमें बनानी है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपने शायद सर्वे पता नहीं कराया हो या नहीं कराया हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सर्वे करा रखा है गवर्नमेंट स्कूल में वो भी मिलते हैं, फॉर्म मिलते हैं बहुत सारे भरने के लिए। उसके लिए जो ड्रेस के और अच्छे मार्क्स लाने के पैसे मिलते हैं, कई बार ओबीसी, एससी, एसटी और बहुत सारी चीज़ों के पैसे मिलते हैं, तो उसमें भी फॉर्म होते हैं। आपने उसमें प्रश्नावली देखी होगी कैसी होती है, तो वो फॉर्म के हिसाब से होती है प्रश्नावली। वैसे ये जो प्रश्नावली है ये नूडल्स के हिसाब से है, तो ये नूडल्स के हिसाब से दी हुई है कि एक नूडल्स का पता लगाने के लिए हमें क्या क्या पूछना पड़ेगा बच्चे का, यही तो पूछना पड़ेगा, नाम, उसकी एज, फ़ोन नंबर, घर का पता, वो लड़की है या लड़का है, और कौन से ब्रांड का वो नूडल यूज़ करता है। उसके बाद आपको ये ब्रांड क्यों पसंद है, मतलब इसका स्वाद या फिर इसकी कीमत या फिर इसकी गुणवत्ता या सब कुछ, मतलब हमें कोई ब्रांड पसंद होती है तो क्यों पसंद होती है। जैसे कि मुझे मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो चिपक जाती है, मुझे यिप्पी नूडल ज़्यादा पसंद है क्योंकि यिप्पी नूडल का एक तो मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से वो चिपकता नहीं है। और मुझे मैगी पसंद होगी जिनको पसंद होगी, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मुझे चिपचिपाहट की वजह से पसंद नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे जो है यदि हाँ तो कौन से ब्रांड का और ब्रांड क्यों पसंद करते हैं, उसमें कौन सी गुणवत्ता है, उसका हम ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पे। क्या आपने कभी कोई मोर ब्रांड प्रयोग किया है, मतलब कोई अलग ब्रांड भी प्रयोग किया है, जैसे बहुत सारे ब्रांड एक साथ में प्रयोग करते हो, तो उसमें भी हम इसमें जो है ऑप्शन छोड़ेंगे हाँ का और नहीं का। मतलब जब हम प्रश्नावली तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो यही होना चाहिए, नाम, एड्रेस और आयु, और उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नीचे यहाँ पे आते हैं, यदि आपको एक नमूना मुफ्त दिया जाए तो क्या आप उपयोग करना चाहेंगे। मतलब अगर किसी और ब्रांड का नमूना एक सैम्पल दिया जाए तो आप उसको यूज़ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। आप कितने भी प्रश्न इसमें बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे बनाने हैं जो सामने वाले को भी अच्छे लगें और उसको वो प्रश्न के आंसर बताने में शर्म महसूस ना हो, झिझक महसूस ना हो, ठीक है। प्रश्नावली कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 200 फार्म वाले एक गांव में फसल उत्पादन के स्वरूप एक अध्ययन आयोजित किया गया। इसमें से 50 फार्मों का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। एक गांव है जिसमें 200 फार्म हैं, उसमें से 50 का सर्वे हुआ कि जिनमें से 50% पर केवल गेहूं उगाए जाते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि समष्टि एवं प्रतिदर्श के उत्तर, ठीक है। तो देखिए जो जनसंख्या है, जो पूरे गांव की जनसंख्या है वो उसमें हमें टोटल बताया गया 200 फार्म। तो जो टोटल है उसको तो हम कहेंगे समष्टि। समष्टि मतलब सब, पूरी समष्टि नाम से ही समझ में आ रहा है, सब, जिसमें सब आते हैं। तो टोटल यहाँ पे 200 फार्म दिए गए हैं। जो 200 जो दिए हुए हैं हमें जनसंख्या, वो तो हो गई हमारी समष्टि, ठीक है। और प्रतिदर्श होता है एक तरीके का नमूना, सैंपल, जो हम बीच में से उठा लेते हैं, जिनके ऊपर हम सर्वे करते हैं, उसको हम प्रतिदर्श कहते हैं। तो 200 में से हमने सिर्फ 50 का वो निकाला है ना, 50 का सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, तो वो हमारा
प्रतिदर्श हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि प्रतिदर्श, समष्टि तथा चर के दो दो उदाहरण देने हैं। प्रतिदर्श क्या होता है उसके भी दो उदाहरण देने हैं, समष्टि क्या होती है उसके भी दो उदाहरण देते हैं, और चर क्या होते हैं उसके भी दो उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिदर्श का बताते हैं। यदि हम IQ स्तर पर जांच करने के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन कर लें, ठीक है, तो यह प्रतिदर्श होगा, क्योंकि हम पूरी जनसंख्या में से सिर्फ कुछ ही विद्यार्थियों का चयन कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम बाकी सबका भी लेवल वही कर देंगे जो उन कुछ लोगों का होगा। जैसे कि स्कूल में से हमने 50 या 60 बच्चों से उनका इंटरव्यू ले लिया और उसी के बेस पे हम मतलब उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, उन्हीं के बेस पे हम ये पता लगा लें कि यहाँ के टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं या बच्चों का जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कितना समझ में आ रहा है। तो कुछ नमूने ले लिए और बाकी सबको भी उसी में लगा दिया, तो वो हो जाता है प्रतिदर्श। ठीक है, अब इसका इसी प्रकार जैसे पूरी टोटल जनसंख्या में से हमने 20% जनसंख्या को ले लिया और उसमें ये देख लिया कि कितने लड़कियां और कितने लड़कियां, और उसी हिसाब से हमने पता लगा लिया कि देश में कितने लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी, तो ये प्रतिदर्श हो गया। और प्रतिदर्श जो है वो हमेशा फिट नहीं बैठता। ठीक है, क्योंकि एक तरीके का नमूना होता है जिसको हम सब पे फिट कर देते हैं। खा आता है समष्टि। तो एक विद्यालय के विद्यार्थियों का IQ स्तर जांचने के लिए समष्टि उस विद्यालय के कुछ विद्यार्थी हैं, मतलब जैसे कि एक विद्यालय में वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके टोटल जितने भी विद्यार्थी हैं उनका IQ स्तर क्या है, तो ये जानने के लिए हम एक एक बच्चे का सर्वे कर रहे हैं, तो वो समष्टि में आएगा। जब हम सबको लेते हैं तो समष्टि। ठीक है, ऐसे ही एक देश का लिंग अनुपात जानने के लिए उस देश की पूरी जनसंख्या का पता लगाएंगे। ठीक है, तो वो समष्टि में आएगा। उसके बाद चर क्या होते हैं? एक विद्यालय के विद्यार्थियों का IQ स्तर जांचने के लिए एक देश का लिंग अनुपात। जब हम कोई भी चीज़ अनुपात में लगा लेते हैं तो वो चर कहलाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि इनमें से कौन सी विधि द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और क्यों। पहला है जनगणना और दूसरा है प्रतिदर्श। तो देखिए, जनगणना बेहतर विधि होती है। दोनों में से हमें बताना है कि जनगणना और प्रतिदर्श में से जो है बेहतर विधि कौन सी है। तो जनगणना जो है वो बेहतर है क्योंकि यह समष्टि के प्रत्येक इकाई पर आधारित होता है, मतलब इसमें एक एक जने का सर्वे किया जाता है, एक एक इकाई का हमें पता चल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को उठाया, सर्वे किया और बाकी सब पे भी वही थोप दिया। नंबर 2, इसमें शुद्धता का उच्च स्तर होता है, मतलब शुद्धता बनी रहती है। ये आंकड़े बिल्कुल फिट होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, क्योंकि एक एक जने का सर्वे इसमें लिया गया होता है। और यह प्रतिचयन की त्रुटि से मुक्त होता है, मतलब इसमें जो प्रतिचयन की जो गलतियां होती हैं वो भी इसमें नहीं होती, क्योंकि इसमें एक एक जने का सर्वे किया गया होता है। ऐसे नहीं होता कि एक से ही बाकी सबको भी माप दिया, तो उसमें गलती की गुंजाइश होती है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इनमें से कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है, मतलब कौन सी गलती ज़्यादा गंभीर है और क्यों। तो पहली है प्रतिचयन की और दूसरी है अप्रतिचयन की। ठीक है, तो प्रतिचयन की त्रुटियां अधिक गंभीर होती हैं, ये ज़्यादा सीरियस टाइप होती हैं, क्योंकि वे जानबूझकर पक्षपाती रूप से की जा सकती हैं। ऐसी त्रुटियों को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। जबकि अप्रतिचयन त्रुटियां मापन की त्रुटियां होती हैं, इन्हें ध्यान देकर ठीक से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, उसमें हम खुद चुनते हैं ना, जो प्रतिचयन की जो विधि होती है उसमें हम खुद चुनते हैं कुछ लोगों को, तो उसमें हम जानबूझ के भी गलती कर सकते हैं। जैसे अपनी मर्जी से कुछ विद्यालय के कुछ लोगों को ले लिया, कुछ विद्यार्थियों को ले लिया, अपनी मर्जी से जो पहले से ही बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे उनको ले लिया। ठीक है, और फिर हमने ये बता दिया कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा करके दिखाया है, इनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से पूरे स्कूल का होगा, जबकि एक गलती भी हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 चुनने हैं, तो इनमें कितने प्रतिदर्श संभव हैं। एक तरीके से हमें विधियां बतानी है कि हम किस किस तरीके से चुन सकते हैं। तो पहली है लॉटरी विधि, कि सबकी पर्चियां डाल दी जाएं और फिर उनमें से 3 पर्चियां उठा ली जाएं, या फिर यादृच्छिक संख्याओं वाली तालिका। ठीक है, यादृच्छिक विधि आपको पता है, जिसमें से कुछ चीज़ें जो हैं ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है स्तरित प्रतिदर्श, फिर ये व्यवस्थित प्रतिदर्श और ये अभ्यंस प्रतिदर्श। ये सारे चैप्टर में पढ़ाए जा चुके हैं, ये सारे जो हैं प्रतिदर्श की ही विधियां हैं, तो इनमें से कोई भी विधि हम ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 चुनने के लिए
हमें लॉटरी विधि का इस्तेमाल करना है, लॉटरी वाली। तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि 10 विद्यार्थियों में से 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखेंगे, फिर समान आकार तथा रंग की पर्चियाँ बनाएंगे। पर्चियाँ इस तरीके की बनाएंगे कि सबकी पर्चियाँ सेम हो, मतलब पता ना चले कि कौन सी पर्ची किसकी है। फिर इन सबको एक कटोरे में डाल देंगे, अच्छे से हिलाएंगे, और फिर किसी बाहर के व्यक्ति से, मतलब क्लास का ना हो, ताकि ये ना लगे कि इसने अपनी पर्ची उठा ली, किसी बाहर के व्यक्ति से जो 3 पर्चियाँ निकलवाएंगे। 3 पर्चियों को खोल के देखेंगे, उसमें अंक लिखे होंगे, वो अंक जिसके नाम का होगा वो उसका हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है, लॉटरी बचपन से लॉटरियाँ निकालते हुए आ रहे हैं, खेलते भी हैं हम कई बार, ठीक है, इसमें कोई इतना समझाने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है? देखिए, यादृच्छिक मतलब होता है संभावना, ठीक है। संभावना मतलब जिसका हमें कुछ नहीं पता कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये जो लॉटरी विधि है, क्या ये ऐसा प्रतिदर्श देती है कि जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि लॉटरी विधि जो है वो सदैव ही एक यादृच्छिक विधि प्रतिदर्श हो सकती है। इसे यादृच्छिक बनाने के लिए हमें नीचे दिए गए कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कि सभी पर्चियाँ एक जैसी होनी चाहिए और सही ढंग से मुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है जो पर्ची निकालने वाला है उसने कुछ निशानी लगा दे अगर वो पर्ची पे, और खुद ही उस पर्ची को उठा ले और उसी बंदे को जिता दे जिसको वो जिताना चाहता है। तो ये यादृच्छिक वाला टाइप नहीं हो सकता, ठीक है। यादृच्छिक मतलब जिसका हमें बिल्कुल पता ना हो, जैसे बारिश का हमें बिल्कुल पता नहीं होता होगी या नहीं होगी, मौसम का बिल्कुल पता नहीं होगा होता है या नहीं होगा। अगर हम कोई सिक्का फेंकते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो सीधा गिरेगा या उल्टा गिरेगा, चित होगा या पट होगा, नहीं पता होता हमें। इसी तरीके से जब हम लॉटरी में पर्ची निकालते हैं तो हमें ऐसा होता है कि नहीं पता होगा? हाँ होता है, तब होता है जब पर्चियाँ बिल्कुल एक जैसी हों, किसी को कुछ ना पता हो और किसी बाहरी व्यक्ति से वो पर्ची निकलवाई जाए तब, वरना इसमें भी जो है चांसेस रहते हैं कि वो यादृच्छिक ना हो। आपको यादृच्छिक और अयादृच्छिक मैंने चैप्टर में नहीं समझाया था, वो कवर नहीं हो पाया था। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगी, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, आप वो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यादृच्छिक और अयादृच्छिक, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यादृच्छिक संख्या सारणी का उपयोग करते हुए अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 छात्रों के चयन करने हैं। यादृच्छिक प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हमें ये करना है। का सभी विद्यार्थियों को 1 से 10 तक गिनती में आवंटित किया जाएगा, फिर यादृच्छिक संख्या सारणी में जाएंगे, परंतु हमारा संबंध केवल 1 अंकीय संख्याओं से होगा। पहले 3 1 अंकीय संख्या चुन ली जाएंगी, ठीक है, सेम वैसे ही जैसे कि लॉटरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं? मतलब जो कि सर्वे होता है, सर्वे से अच्छा परिणाम प्रतिदर्श देते हैं। प्रतिदर्श आपको पता है जो कुछ नमूने बीच में से चुन लिए जाते हैं। तो अपने उत्तर हमें कारण सहित बताना है कि क्यों। कुछ परिस्थितियों में होता है कि प्रतिदर्श अच्छे परिणाम दे देते हैं और कुछ में नहीं देते। हर जगह पे ये जो है नमूना उठाना और सबके ऊपर उसको फिट कर देना, ये नहीं ठीक बैठता। नंबर 1, जैसे कि एक बीमारी का पता लगाने के लिए, संक्रमण का पता लगाने के लिए पूरा रक्त नहीं ले सकते हम, रक्त की कुछ बूंदें लेते हैं और उससे हम पता लगा लेते हैं कि बीमारी क्या है पूरे शरीर में। ऐसा तो नहीं होता ना, पूरे शरीर का खून लेते हैं। वैसे ही प्रतिदर्श में भी सिर्फ कुछ लोगों को लेते हैं और उससे ही हम बाकी सबका भी पता लगा लेते हैं। जैसे कि भोजन पकाते हैं, तो भोजन पकाते टाइम हम उसका कुछ हिस्सा चख लेते हैं, थोड़ा सा चखते हैं ना कि नमक ठीक है या नहीं, और उसी हिसाब से पूरा भोजन जो है हमारा ठीक आके बैठता है कि नमक ठीक है या नहीं। ऐसा तो नहीं है सारा ही भोजन खा जाते हैं, ठीक है या नहीं, नमक ठीक है या नहीं, और ऐसे करते करते सारा खा गए, ऐसा तो नहीं होता ना। अब थर्ड देखिए, कोई भी अध्यापिका विद्यार्थी की ज्ञान की जांच के लिए क्या करता है? पूरी बुक उससे पूछ लेता है क्या? चलो भाई, चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन का आंसर बताओ, 2 के भी बताओ, फाइनल के भी बताओ, सारे 1 से लेके लास्ट तक सब बताओ, फिर पता चलेगा तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो या नहीं, तुम पढ़ाई करते हो या नहीं। ऐसा टीचर करेंगे तो बस पूरा दिन एक ही विद्यार्थी में निकल जाएगा। टीचर क्या करता है, 3-4 क्वेश्चन एक बच्चे से बीच में से पूछ लेता है और उसी हिसाब से पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या पढ़ाई की है और क्या नहीं की, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है प्रतिदर्श विधि अच्छी बैठती है, ठीक है। तो प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है क्योंकि कम ही लोगों पे यूज़ की जाती है। प्रतिदर्श विधि कम समय लेती है और प्रतिदर्श विधि में विस्तृत जांच संभव है क्योंकि उत्तरदाताओं की जो संख्या है वो कम होती है, तो हम एक एक को अच्छे से चेक कर सकते हैं। मतलब ये जो भी हमें पूछना होगा वो हम बड़े अच्छे से पूछ सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें कि ये विधि जो है सब जगह फिट नहीं बैठती, कुछ जगहों पे ही फिट बैठती है, ठीक है। वैसे ये विधि अच्छी मानी जाती है।
आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फिनिश हो चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो घंटा है ना साइड में, इसको भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरे जो नोटिफिकेशंस आएंगे, जो मैं न्यू वीडियो डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो आई है, ठीक। और इसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आंसर वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।